हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी तैयारी थर्ड के लिए क्वेश्चंस लगा रहे हैं और एमसीक्यू फॉर्म में, जैसे कि एग्ज़ाम में आएगा। ये वर्ल्ड हिस्ट्री से शुरू किए हैं हम लोग। फ्रांसीसी क्रांति फर्स्ट चैप्टर है और वर्ल्ड हिस्ट्री को हम लोग पढ़ेंगे और इसका फर्स्ट पार्ट जो है ये अपलोड कर दिया गया है। इस सेकेंड पार्ट हम लोग आज देख रहे हैं और इसी तरह के सवाल जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसलिए अगर आप चैप्टर को पढ़ चुके हैं तो इसको आप देखते चलिए। इसी में से सवाल मतलब इससे पता चलेगा कि आप कितना आपको याद है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट भी आप देख लीजिएगा। सेकंड पार्ट ये 18वीं सदी में महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो आकृतियों और प्रतीकों का उपयोग किया जाता था। हम लोग ये सब देखे थे कि बहुत सारा आकृति और प्रतीक मतलब कि उसमें था, टोपी और कुछ बहुत सारा चीज़। इस पे भी हम लोग देखेंगे अभी सवाल। पहला देखते हैं, टूटी हुई जंजीर का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो टूटी हुई जंजीर का प्रतीक जो है वह शक्ति को दिखाता है, स्वतंत्रता को, एकता को, सनातनता को। तो यह किसको दिखाता है? यह स्वतंत्रता को दिखाता है। आगे देखते हैं, छड़ों का बंदीरा गट्ठर यानी बंधा हुआ गट्ठर जो है वह किसका प्रतीक था? तो जाहिर सी बात है वह शक्ति, एकता का प्रतीक होगा। ठीक है, थर्ड नंबर ऑप्शन, एकता का प्रतीक। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप किसका प्रतीक है? तो यह शक्ति का प्रतीक है या स्वतंत्रता का, एकता का या सनातनता का? तो यह सनातनता का प्रतीक है। आगे देखते हैं हम लोग, लाल फ्राइजियन टोपी किसका प्रतीक है? लाल फ्राइजियन टोपी किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का। ठीक है, नीला सफ़ेद लाल रंग किसके राष्ट्रीय रंग है? नीला, सफ़ेद और लाल, यह फ्रांस का रंग है। ठीक है, तो हम लोग देख भी रहे हैं कि हम लोग फ्रांसीसी क्रांति देख रहे हैं। तो नीला, सफ़ेद, लाल रंग जो है वह किसका है? यह फ्रांस का रंग है। आगे देखते हैं, डेनो वाली स्त्री किसका मानवीय रूप दर्शाती है? तो यह कानून का मानवीय रूप दर्शाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, विधि पट का क्या अर्थ है? प्रश्न है कि विधि पट का क्या अर्थ है? कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर है। स्वतंत्रता का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है या सनातनता का प्रतीक है? तो यह कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर है। विधि पट का यही अर्थ है। आगे देखते हैं हम लोग, 1792 में नेशनल असेंबली ने किसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया? तो ब्रिटेन और स्पेन या प्रसा और ऑस्ट्रिया, रूस, इटली, जर्मनी, हंगरी, कौन था? 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। मार्सिले गीत का नाम किसके नाम पर पड़ा? रॉजर दी लायल के नाम पर, पेरिस के नाम पर, मार्सिलेस के स्वयंसेवकों के नाम पर, जैकोबिन क्लब के नाम पर? तो यह मार्सिलेस के स्वयंसेवियों के नाम पर पड़ा था। फ्रांस का वर्तमान राष्ट्रगान कौन सा है? ला मार्सिले। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है ला मार्सिले, यही फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है यही उसका वर्तमान राष्ट्रगान है। जैकोबिन क्लब के नेता कौन थे? लुई 16वां, रॉबेस्पियर, रॉजर दी लायल, नेपोलियन बोनापार्ट? तो दूसरा ऑप्शन होगा रॉबेस्पियर। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः किस वर्ग से आते थे? तो यह अमीर वर्ग के या कुलीन वर्ग के, समाज के कम समृद्ध हिस्से, सैन्य अधिकारी? तो थर्ड नंबर ऑप्शन होगा समाज के कम समृद्ध हिस्से। जैकोबिन क्लब का नाम किसके नाम पर पड़ा? पेरिस के कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकोब के नाम पर पड़ा था। फर्स्ट ऑप्शन जो है वही सही होगा। उसके बाद प्रश्न देखिए, जैकोबिनों ने समाज के फैशन प्रस्त वर्ग से खुद को अलग करने के लिए किस प्रकार की पोशाक पहनने का निर्णय लिया?
तो यह कैसा पोशाक था उन लोगों का? अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, फोटो भी दिखाया गया था उसमें, धारीदार लंबी पतलून। ठीक है। जैकोबिनो को किस नाम से जाना गया और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? जैकोबिनो को 100 कुलौत के नाम से जाना गया था और इसका 100 कुलौत का अर्थ क्या था? बिना घुटनने वाला। यानी ये जो ब्रीचेस पहनते थे जिसको वह बिना घुटनने वाले को क्या कहते थे? 100 कुलौत। आगे देखते हैं, 100 कुलौत पुरुष किस रंग की टोपी पहनते थे और यह किसका प्रतीक था? तो वह लाल रंग की टोपी पहनते थे और यह स्वतंत्रता का प्रतीक था। यह हम लोग पहले भी देखते हैं कि लाल फ्राइजियन टोपी जो था वह स्वतंत्रता का प्रतीक था। 10 अगस्त 1792 को जैकोबिनो ने किस महल पर धावा बोल दिया? तो यह वर्साई महल था, या ट्यूलेरिये महल, लूब्र महल या बकिंघम महल? कौन सा महल था? तो ट्यूलेरिये महल पे धावा बोल दिया था। आगे देखते हैं, 1792 में नवनिर्वाचित असेंबली को क्या नाम दिया गया? 1792 में जो नवनिर्वाचित असेंबली थी उसका नाम था कॉन्वेंशन। ठीक है, नेशनल असेंबली नहीं था। नेशनल असेंबली तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बना था, बाद में जो बना हुआ कॉन्वेंशन नाम था। नवनिर्वाचित असेंबली को क्या नाम दिया गया? कॉन्वेंशन। तो अगर हम जल्दी बोल रहे हैं तो इसको आप पॉज करके और उसके बाद आंसर दिया कीजिए। हम जल्दी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, तो फटाफट इसको कंप्लीट करना ज़रूरी है। फ्रांस को गणतंत्र कब घोषित किया गया? फ्रांस को गणतंत्र 21 सितंबर 1792 को घोषित किया गया। तो यह डेट याद रखिएगा। 14 जुलाई का डेट किस लिए है? 14 जुलाई का डेट है किस काम के लिए है? 14 जुलाई का जो डेट है वो उस दिन बास्तिल किला पे हमला हुआ था। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग याद रखते हैं। 21 सितंबर 1792 को क्या हुआ? गणतंत्र घोषित कर दिया गया था फ्रांस को। लुई 16वें को किस अपराध में मौत की सज़ा सुनाई गई? यह कौन सा अपराध था? देशद्रोह। ठीक है, देशद्रोह के अपराध में मौत की सज़ा सुनाई गई। लुई 16वें को कब फांसी दी गई? लुई 16वें को फांसी दी गई थी 21 जनवरी 1793 को। ठीक है, तो 14 जुलाई याद रखिएगा। 21 सितंबर को गणतंत्र घोषित किया गया था। 21 जनवरी जो था 21 जनवरी 1793 को लुई 16वें को फांसी की सज़ा दी गई थी। किस स्थान पर लुई 16वें को फांसी दी गई? यह पैलेस डी लॉ कॉनकॉर्ड था। ठीक है, सेकंड नंबर ऑप्शन पैलेस डी लॉ कॉनकॉर्ड था, तो याद रखिएगा ये भी। अब आते हैं, जैकोबिन सरकार के पतन के बाद सत्ता किसके पास आ गई? जैकोबिन सरकार के पतन के बाद सत्ता किसके पास आ गई थी? निम्न वर्ग के पास, मजदूर वर्ग के पास, मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास, सैनिकों के पास? तो यह किसके पास आ गया था? मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास। ठीक है। नए संविधान के तहत किसे मताधिकार से वंचित कर दिया गया? नए संविधान के तहत किसे मताधिकार से वंचित कर दिया गया? संपत्तिधारी तबके को, संपत्तिहीन तबके को, महिला वर्ग को, सैनिकों को? नए संविधान के अंदर किसे मताधिकार से वंचित कर दिया? वैसे तो इसमें 2 ऑप्शन होना चाहिए, महिला वर्ग को और संपत्तिहीन तबके को, लेकिन यहाँ पर जो है वह आप दोनों ही ले सकते हैं। महिला वर्ग को भी तो नहीं मिला था मताधिकार। नए संविधान में कितने सदस्यों वाली कार्यपालिका का प्रावधान था? नए संविधान में कितने सदस्यों वाली कार्यपालिका का प्रावधान था? तो यह 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका थी नए संविधान में। आगे देखते हैं, नए संविधान के तहत कार्यपालिका को क्या कहा गया? कार्यपालिका को डायरेक्टरी कहा गया था। ठीक है, डायरेक्टरी का झगड़ा अक्सर किसके साथ होता था? डायरेक्टरी का झगड़ा अक्सर किसके साथ होता था? सेना के साथ, नागरिकों के साथ, विधान परिषदों के साथ, अन्य देशों के साथ? तो यह विधान परिषदों के साथ डायरेक्टरी का झगड़ा अक्सर होता था। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने किसके उदय का मार्ग प्रशस्त किया?
डायरेक्टरी का राजनीतिक मतलब यह जो झगड़ा उगड़ा चलते रहता था डायरेक्टरी और विधान परिषद का, उसमें कौन जो था, किसके उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ? तो यह नेपोलियन बोनापार्ट का मार्ग प्रशस्त हुआ, उदय के मार्ग प्रशस्त हुए। सरकार के स्वरूप में परिवर्तन के दौरान कौन से प्रेरक आदर्श बने? सरकार के स्वरूप में परिवर्तनों के दौरान कौन से प्रेरक आदर्श बने? तो स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व, शांति, प्रेम और एकता, न्याय, शक्ति और साम्राज्य, क्रांति, युद्ध और विजय। तो इसका उत्तर क्या होगा? स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व। यही तो इन लोगों का तीन वर्ड था कि हम लोगों को यही प्रेरक आदर्श बने। ठीक है, स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन किस शासनकाल के दौरान हुआ? तो सबसे पहले शुरुआत हो गया था जैकोबिन क्लब के शासन से ही। फ्रांसीसी उपनिवेश में जो था दास प्रथा का उन्मूलन किसके शासनकाल के दौरान हुआ? जैकोबिन शासन के दौरान। त्रिकोणीय दास व्यापार किस शताब्दी में शुरू हुआ? तो यह 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। ठीक है, 17वीं शताब्दी यानी 1600 से लेकर 1700। ठीक है, तो त्रिकोणीय दास व्यापार किस शताब्दी में शुरू हुआ? 17वीं शताब्दी में। फ्रांसीसी सौदागर दास खरीदने के लिए किस तट पर जहाज ले जाते थे? तो ये अफ्रीका के तट पे लेके जाते थे, वहीं से दासों को ले जाके और उसके बाद कैरिबियाई द्वीप पे लेके जाते थे। आगे देखते हैं, फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा की पुनः शुरुआत किसने की? पुनः शुरुआत किसने की थी? नेपोलियन ने। जैकोबिन सरकार ने बंद किया था, फिर नेपोलियन जो था वह फिर से शुरू कर दिया था। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का अंतिम उन्मूलन किस वर्ष हुआ? अंतिम उन्मूलन किस वर्ष हुआ था? 1848 में। त्रिकोणीय दास व्यापार के दौरान दासों को कहाँ बेचा जाता था? तो दासों को अभी बताएं कि अफ्रीका से उठा के कैरिबियाई उपनिवेश लेके जाया जाता था। दास व्यापार से समृद्ध होने वाले प्रमुख फ्रांसीसी बंदरगाह कौन थे? तो हम लोग जानते हैं बोर्दे और नान्ते बंदरगाह। ये खूब सुने थे हम लोग जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, बोर्दे और नान्ते बंदरगाह। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग चैप्टर पढ़ लिए होंगे, क्योंकि बिना चैप्टर पढ़े ये सब सवाल नहीं बना सकिएगा। सन 1789 की गर्मियों में कौन सा महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया? सन 1789 के गर्मियों में कौन सा महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया? सेंसरशिप की समाप्ति, नए कराधान का प्रावधान, दास प्रथा की शुरुआत, राजतंत्र की पुनः स्थापना। तो सबसे पहले कौन सा आया था महत्वपूर्ण कानून? सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों को किसके द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था? एक बार और पढ़ लीजिए। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों को किसके द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था? प्राचीन राजतंत्र में क्या था? राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा, यही तो सेंसरशिप बंद किया गया था। ठीक है, तो पहले क्या होता था, किसी भी चीज़ को अगर प्रकाशित करना है तो वह सबसे पहले राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पारित करवाना होता था। अधिकारों के घोषणा पत्र ने किस स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित किया? व्यापार की स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतदान की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। तो किस अधिकार को नैसर्गिक अधिकार घोषित किया था? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो नैसर्गिक अधिकार का मतलब होता है मौलिक अधिकार। तो यह हम लोगों के संविधान में भी है यह सब चीज़। आगे देखते हैं, सेंसरशिप की समाप्ति के बाद फ्रांस के शहरों में किसकी बाढ़ आ गई? सेंसरशिप जब समाप्त हो गया तो जाहिर सी बात है अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी तस्वीरों का बाढ़ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसमें। प्रेस की स्वतंत्रता का क्या मतलब था? केवल सरकारी विचारों को व्यक्त किया जा सकता था, केवल धार्मिक सामग्री प्रकाशित की जा सकती थी,
किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए जा सकते थे। केवल राजा की अनुमति से ही कुछ प्रकाशित हो सकता था। तो इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए जा सकते हैं। सेंसरशिप प्रेस की स्वतंत्रता का क्या मतलब हुआ कि ठीक है, अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसका परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त करने का स्वतंत्रता होना चाहिए। आगे देखते हैं। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर किन आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया? क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर किन आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया? धन और शक्ति, स्वतंत्रता एवं समानता, परंपरा एवं संस्कृति, व्यापार और व्यवसाय। तो यह सेकंड नंबर ऑप्शन स्वतंत्रता एवं समानता हो जाएगा। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों का क्या उद्देश्य था? केवल मनोरंजन प्रदान करना, स्वतंत्रता और न्याय के बारे में लोगों को शिक्षित करना, राजा का प्रचार करना, विदेशी संस्कृतियों का प्रचार करना। तो क्या था? जाहिर सी बात है 2 नंबर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन, स्वतंत्रता और न्याय के बारे में लोगों को शिक्षित करना। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में लोगों को शिक्षित करना, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट ने किस वर्ष खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया? 1804 में हो जाएगा, 1804 में घोषित किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने पुराने राजवंशों को हटाकर नए साम्राज्य बनाने के बाद उसकी बागडोर किसके हाथ में दे दी? अपने सेनापतियों के हाथ में, अपने मित्रों के हाथ में, अपने खानदान के लोगों के हाथ में, स्थानीय नेताओं के हाथ में। तो जो यह बहुत सारा राजवंश को अपने साम्राज्य में जो मिलाया था, तो वो उन सबको किसके हाथ में दे दिया? वो अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दिया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप के आधुनिकीकरण के लिए कौन से उपाय किए? दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की प्रणाली चलाई, पुराने साम्राज्यों की स्थापना, धार्मिक सुधार किए, शिक्षा प्रणाली में सुधार किए। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की प्रणाली चलाई। नेपोलियन बोनापार्ट की अंतिम हार किस युद्ध में हुई? तो अंतिम हार हम लोग जानते हैं 1815 में वाटरलू की लड़ाई में। नेपोलियन बोनापार्ट को शुरू में बहुत सारे लोगों ने क्या माना? साम्राज्यवादी, मुक्तिदाता, तानाशाह या अराजकतावादी? तो यह बहुत सारे लोगों ने शुरू में क्या माना? मुक्तिदाता माना। फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत क्या थी? साम्राज्य की स्थापना, सामंती व्यवस्था का पुनर्स्थापन, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार, आर्थिक सुधार। तो स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार, थर्ड नंबर ऑप्शन। फ्रांसीसी क्रांति के विचारों से प्रेरित होने वाले 2 ठोस उदाहरण कौन थे? मतलब दो लोगों का नाम ऐसा बताइए जो कि फ्रांसीसी क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए थे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय, जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह, रविन्द्रनाथ टैगोर और बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? तो टीपू सुल्तान। अगर आप लोग इतिहास पढ़े हैं, आधुनिक इतिहास, तो उसमें भी बताया गया होगा कि टीपू सुल्तान जो था जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था। तो टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय जो थे, वो दोनों फ्रांसीसी क्रांति के विचारों से सबसे ज़्यादा प्रेरित हुए थे। तो ये हम लोगों का सेकंड पार्ट हो गया। तो फ्रांसीसी क्रांति हम लोगों का आज कंप्लीट हो गया 2 पार्ट में, दोनों पार्ट देख लीजिएगा। और अगर आप चैप्टर पढ़े हैं तब तो आसान लगेगा आपको ये, मतलब कि पूरा का पूरा ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। चैप्टर पढ़े होंगे तो ये सब क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर दिक्कत हो सकता है। ठीक है, थैंक यू। अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग, अगला चैप्टर क्या है? रूसी क्रांति, ठीक है, समाजवाद और रूसी क्रांति। तो उसका भी हम लोग इसी तरह से क्वेश्चंस को देखेंगे, MCQ। और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।